नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 4 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा वह कुल 3 खंड में विभाजित होगा। खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंड का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या आपसे इसमें पूछा जा सकता है और उसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। पहला खंड अ है जिसमें आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 100 शब्द में आपको इसका उत्तर देना होगा और किसी किसी विश्वविद्यालय में लगभग 50 शब्दों में ही आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है, उनके 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि उपन्यास सम्राट हैं कौन, फिर उनके 4 उपन्यासों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। उनके 4 उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं। इसके बाद आप एक एक करके चारों उपन्यासों का नाम लिख देंगे। सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम और गोदान, इन चारों उपन्यासों का नाम लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। इन दोनों में जो अंतर होता है उसी को आपके अपने उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में निम्न अंतर पाया जाता है। अब एक एक करके उसके बाद उसके अंतर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला अंतर है कि रेखा चित्र एक विषय से संबंधित होता है, जबकि जो संस्मरण होता है उसमें विषयों का विस्तार अधिक होता है, उसमें एक से अधिक विषय जो है शामिल होते हैं। दूसरा अंतर है रेखाचित्र साधारण और विशिष्ट दोनों विषयों पर लिखी जाती है। यानी रेखाचित्र एक साधारण घटना पर भी लिखा जा सकता है, साधारण व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है, विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है और विशिष्ट घटना के ऊपर भी लिखा जा सकता है। जबकि संस्मरण जो होता है वो केवल विशिष्ट विषय पर ही लिखे जाते हैं, साधारण विषयों पर नहीं लिखे जाते हैं। अगला जो अंतर है, तीसरा अंतर, रेखाचित्र जो होता है वो वर्तमान का भी होता है और इतिहास का भी होता है, दोनों का रेखाचित्र होता है। लेकिन जो संस्मरण होता है वो केवल इतिहास का होता है, वर्तमान का संस्मरण नहीं होता। और जो संस्मरण होता है वो इतिहास का ही होगा, कल्पना के आधार पर उसको हम नहीं लिख सकते। इतना आप अंतर लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है, यह किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि रिपोर्टाज कहते किसको हैं, उसके बाद आपको बताना है कि यह किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। यानी रिपोर्टाज जो होता है वो रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप होता है। रिपोर्टाज के जन्मदाता रूसी साहित्यकार इलिया एहरनबर्ग हैं। यानी इन्हीं को रिपोर्टाज का जनक जो है माना जाता है। रिपोर्टाज में घटना और लेखक के हृदय का निजी उत्साह शामिल होता है। यानी रिपोर्टाज में घटना भी होता है और लेखक के हृदय का निजी उत्साह भी इसमें शामिल होता है। और यह जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो रिपोर्ट के समानार्थी है। यानी जो रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसको रिपोर्ट के समानार्थी जो है माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यशपाल का परिचय देते हुए उनके रचनाओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको यशपाल का परिचय देना है, फिर उनके रचनाओं का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यशपाल आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख प्रगतिशील और यथार्थवादी लेखक थे। यानी वो कैसे लेखक थे, एक तो प्रगतिशील लेखक थे और दूसरे यथार्थवादी लेखक थे। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी रहे और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता और रूढ़ियों पर तीखा व्यंग मिलता है। अब देख लेते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। पहले हम लोग उपन्यास में देखेंगे। उपन्यास में उन्होंने झूठा सच लिखा हुआ है 2 भाग में, जो भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। दिव्या है, तेरी मेरी उसकी बात है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। दादा कामरेड है, पार्टी कामरेड है, ये सभी उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो पिजड़े की उड़ान है, ज्ञानदान है,
तर्क का तूफान है, अभिशप्त है, एक कहानी संग्रह है। इसके अलावा संस्मरण भी इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है सिंहावलोकन। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। इसमें हमारा परिचय भी आ गया और उनके रचनाओं का नाम भी आ गया, तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नाटक किसे कहते हैं, उनके तत्वों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि नाटक होता क्या है, फिर नाटक के जो तत्व होते हैं उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नाटक दृश्य काव्य का एक रूप है। नाटक क्या है, एक प्रकार का काव्य ही है, लेकिन दृश्य काव्य है जिसको देखा जाता है, जिसे अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह कथानक, संवाद और चरित्रों द्वारा जीवन की अनुकृत प्रस्तुति करता है। नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। इसके बाद नाटक के जो तत्व होते हैं उनका करके एक एक करके हम लोग उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। पहला तत्व है कथानक। नाटक की कहानी या कथा वस्तु को इसमें दिखाया जाता है। दूसरा जो तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। यहाँ नाटक के जो पात्र होते हैं उनका नाम होता है और जो नाटक के चरित्र होते हैं उनका व्यक्तित्व तो इसमें दिखाया जाता है। तीसरा है संवाद, जो पात्रों के बीच का आपसी बातचीत होता है उसको संवाद के अंतर्गत दिखाया जाता है। चौथा है देश काल या वातावरण, यानी जो नाटक में कहानी व्यक्त हुई है उसका समय, स्थान और परिस्थितियां कैसी हैं उसी को देश काल और वातावरण के अंतर्गत दिखाया जाता है। पांचवा तत्व है उद्देश्य। नाटक लिखने का मूल प्रयोजन क्या है, उसका संदेश क्या है, उसी को उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। छठा है भाषा शैली। नाटक में प्रयुक्त भाषा और प्रस्तुति का जो तरीका होता है उसी को भाषा शैली के नाम से जाना जाता है। सातवां है अभिनय। अभिनय पात्रों के द्वारा क्रियान्वयन और प्रस्तुतिकरण है कि पात्र जो है किस प्रकार से नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं उसी को अभिनय के माध्यम से दिखाया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। जो प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है वो है भोला राम का जीव का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो हरिशंकर परसाई का व्यंग है भोला राम का जीव, इसका सारांश आपको 200 शब्दों में अपने शब्दों में जो है लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की प्रमुख व्यंग रचना है। यह रचना भारतीय सरकारी भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर एक तीखा व्यंग है, यानी सरकारी कर्मचारियों में, सरकारी डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसी पर इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया हुआ है। इसका सारांश इस प्रकार है। एक एक करके हम लोग कई बिंदुओं में इसको विभाजित करके देखेंगे, सारांश को बिंदुवार इसको हम लोग पढ़ेंगे। पेंशन न मिलने के कारण मरे भोला राम का जीव स्वर्ग जाते समय यमदूत के हाथ से फिसलकर गायब हो जाता है। यानी भोला राम जो है मर चुका है, उसको यमदूत लेने आए हैं, ले करके जा रहे हैं। क्योंकि उसको पेंशन अभी नहीं मिल रहा है, उसके पेंशन की फाइल अटकी हुई है, इसलिए रास्ते में ही यमदूत के हाथ से फिसल करके भोला राम का जीव जो है गायब हो जाता है। अब स्वर्गलोक में हाहाकार मच जाता है। धर्मराज और चित्रगुप्त के सारे रिकॉर्ड जो है खाली मिलते हैं, कहीं पर भी भोला राम के जीव का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे वे सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि भ्रष्टाचार जो है पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंच गया हो। ऐसा हो सकता है कि भ्रष्टाचार पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंच गया हो, इसलिए भोला राम के जीव का सारा रिकॉर्ड जो है खाली दिखा रहा है। नारद मुनि इस जटिल रहस्य को सुलझाने के लिए धरती पर आते हैं और भोला राम के गरीब परिवार से मिलकर उसके संघर्ष को समझते हैं। यानी नारद मुनि धरती पर आते हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भोला राम के परिवार से जाकर के मिलते हैं, उसको संघर्ष को समझते हैं और उसकी समस्या को फिर दूर करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। वे सरकारी दफ्तरों का दौरा करते हैं और पाते हैं कि हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देना अनिवार्य है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है और फाइलें बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती हैं। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक सरकारी कार्यालय में फाइलें नहीं बढ़ेंगी। अंत में नारद एक बड़े सरकारी अधिकारी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि भोला राम का जीव उसकी पेंशन फाइल के नीचे दबा हुआ है। जो उसकी पेंशन की फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, भोला राम का जीव उसी फाइल के नीचे दबा हुआ है। भोला राम का जीव अपनी दुर्दशा बताते हुए कहता है कि वह अब पेंशन की दरखास्त बन चुका है, पेंशन की दरखास्त बन करके रह गया है।
यह घटना दर्शाती है कि सरकारी तंत्र इतना अमानवीय भ्रष्ट हो चुका है कि उसने एक गरीब की आत्मा को भी कागजी कार्रवाई में कैद कर लिया जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं है। यह कहानी उस व्यवस्था पर व्यंग करती है जो जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के बजाय उनके मृत्यु के बाद भी उन्हें चैन से जीने नहीं देती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राहु सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा की समीक्षा कीजिए। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है राहु सांकृत्यायन की, इसकी समीक्षा आपको यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राहु सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा हिंदी यात्रा साहित्य का एक युगांतरकारी ग्रंथ है। यह यात्रा वृत्तांत केवल रोमांचक सैर नहीं बल्कि ज्ञान साधना का दस्तावेज है। यानी सांकृत्यायन जी ने इसके माध्यम से केवल रोमांचक सैर नहीं प्रस्तुत किया है बल्कि ज्ञान का एक दस्तावेज इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो घुमक्कड़ी के दर्शन को चरितार्थ करता है। इसकी समीक्षा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। अब कौन कौन से बिंदु हैं उसको एक एक करके हम लोग लिखेंगे और समीक्षा करते हुए यहाँ पर चलेंगे। पहला बिंदु है पांडुलिपियों की खोज, यानी राहु सांकृत्यायन पांडुलिपियों की खोज करते हैं अपने यात्रा के दौरान। लेखक का मुख्य उद्देश्य तिब्बत के मठों से बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित दुर्लभ नष्टप्राय संस्कृत पांडुलिपियों की खोज करना था, जिसमें वे सफल भी रहे हैं। कई प्रकार के पांडुलिपियों को उनके द्वारा खोजा भी गया है। अगला जो तत्व है वो है सजीव चित्रण, यानी अपने पुस्तक में इन्होंने तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य जो है, बर्फीले दर्रे जो हैं, उनके कठोर जीवन शैली का सजीव वर्णन इनके द्वारा किया गया है। उन्होंने वहाँ की सामाजिक संरचना, धार्मिक अंधविश्वास, जनजीवन, खान पान और तात्कालीन राजनीतिक स्थिति का भी तटस्थ शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया हुआ है। यानी जहां वो घूमने गए हैं उसका सजीव चित्रण अपने पुस्तक में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली। उनकी जो भाषा है, इन राहु सांकृत्यायन की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, तार्किक और गंभीर है। यात्रा के दौरान उन्होंने जिन चित्रों को संलग्न किया है वे वृत्तांत को अधिक प्रामाणिक और आकर्षक बनाते हैं। अगला जो तत्व है मूल्यांकन का वो है साहित्यिक महत्व, यानी इस कृति का साहित्य की दृष्टि से क्या महत्व है। यह कृति भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मेरी तिब्बत यात्रा ने हिंदी में यात्रा वृत्तांत लेखन को एक नई दिशा दी और इसे मनोरंजन से ऊपर उठाकर गंभीर साहित्य की श्रेणी में स्थापित किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कहानी तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो कहानी के जो 6 प्रमुख तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बारे में हम लिखेंगे तो हमारा उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी रोचक घटना, विचार या अनुभव का संक्षिप्त, प्रभावशाली और कलात्मक वर्णन होता है। यानी कहानी गद्य की एक विधा है जिसमें संक्षेप में हम किसी घटना का, किसी विचार का, किसी अनुभव का वर्णन करते हैं। इसके 6 प्रमुख तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक एक करके हम लोग उन तत्वों का नाम और उसके बारे में जानेंगे। कहानी की जो पहली तत्व है वो है कथा वस्तु। यह कहानी की मूल घटनाक्रम होता है जिसके चारों ओर पूरा कथानक बुना जाता है। यानी जो कथा वस्तु होता है वो एक तरीके से पूरी की पूरी कहानी होती है, मूल घटना होता है जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें पात्र आते हैं और पात्रों का चरित्र आता है। वे मनुष्य या काल्पनिक प्राणी होते हैं जो यहाँ कहानी कर लीजिएगा, कहानी में विभिन्न क्रियाएं करते हैं। इनके माध्यम से कहानी जो है आगे बढ़ती है। यानी पात्र क्या करते हैं, या तो वास्तविक होते हैं या तो काल्पनिक होते हैं। वे आपस में क्रियाएं करते हैं और इसी क्रिया के माध्यम से कहानी जो है आगे बढ़ती है। तीसरा तत्व होता है संवाद योजना। पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है, जो कहानी को गति देती है, उसी को संवाद के नाम से जाना जाता है। यह पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करती है और कथानक की गति को जो है आगे बढ़ाती है। चौथा जो तत्व है वो है देश काल एवं वातावरण।
यह कहानी का समय, स्थान और परिवेश होता है। कहानी के समय, स्थान और परिवेश को ही देश, काल एवं वातावरण के नाम से जाना जाता है। यह कहानी को, कथा वस्तु को विश्वसनीय बनाता है और पात्रों के व्यवहार को प्रभावित भी करता है। पात्रों का जो व्यवहार होता है वो देश, काल और वातावरण से ही प्रभावित होता है। अब अगला जो पांचवा तत्व होता है वो है भाषा शैली। यह लेखक की भाषा, शब्द चयन और अभिव्यक्ति का तरीका है जिसके माध्यम से वह कहानी को प्रस्तुत करता है। अगला तत्व है उद्देश्य। यह कहानी का मूल विचार या संदेश है जिसे लेखक पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, यानी यही मूल विचार होता है, यही वह संदेश होता है जो कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है। यही कहानी के 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों के बारे में आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड स है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। केवल एक ही प्रश्न का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। आपका जो प्रश्न है 9वां प्रश्न, एकांकी तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो एकांकी जो तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर हम लोग दीपदान जो एकांकी है रामकुमार वर्मा की, इसकी समीक्षा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी हिंदी एकांकी साहित्य की एक सशक्त और आदर्शवादी कृति है। यह एकांकी कला के तत्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करती है जिससे यह मंचन और साहित्यिक मूल्य दोनों दृष्टियों से सफल है। यानी यह जो दीपदान एकांकी है यह मंचन के दृष्टि से भी सफल है और साहित्यिक मूल्य के दृष्टि से भी सफल है। साहित्यिक श्रेणी में भी इसको माना जाता है। एकांकी तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब जो एकांकी के तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पर हम लोग एक एक तत्व के आधार पर समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला तत्व होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है जो मेवाड़ की धाय मां पन्ना द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर युवराज उदय सिंह को बचाने के मुख्य संघर्ष पर केंद्रित है। पन्ना धाय अपने स्वामी उदय सिंह की रक्षा के लिए बनवीर के षड्यंत्र को विफल करती है। वह अपने पुत्र चंदन का प्राण देकर राजकुमार का प्राण बचाती है। पूरा का पूरा कथानक इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब अगला जो तत्व है वो है संकलन त्रय का निर्वाह। संकलन त्रय बहुत आवश्यक होता है एकांकी के लिए और नाटक के लिए भी। संकलन त्रय में 3 चीजें आती हैं, कार्य, समय और स्थान। इन तीनों में जब एकता होती है तो माना जाता है कि संकलन त्रय का निर्वाह ठीक पूर्वक किया गया है। इस एकांकी में संकलन त्रय का जो निर्वाह है वो पूर्णतः सफल है। संकलन त्रय का पालन लेखक के द्वारा इसमें किया गया है। पहला है कार्य की एकता। संपूर्ण एकांकी उदय सिंह की रक्षा के केंद्रीय कार्य पर केंद्रित है, यानी कार्य की एकता यहाँ पर है। दूसरा है समय की एकता। समय की भी एकता है क्योंकि घटना जो है एक ही रात में घटी हुई है। जो दीपदान के उत्सव की रात है उसी रात में पूरी की पूरी जो घटना है वो घटित हुई है एकांकी की। स्थान की भी एकता है क्योंकि जो दृश्य है दिखाया गया है एकांकी में वो राजमहल के कक्ष तक ही सीमित है, यानी स्थान की भी एकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह जो है निर्वाह एकांकी में तीव्रता और एकाग्रता लाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है सशक्त पात्र एवं चरित्र चित्रण, जिसको हम पात्र एवं चरित्र चित्रण के नाम से भी जानते हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित है जिसमें पन्नाधाय मुख्य पात्र है, यानी इस एकांकी जी की जो मुख्य पात्र है वो पन्नाधाय ही है। उसका चरित्र जो है कर्तव्य परायणता, दृढ़ता और अद्वितीय त्याग का प्रतीक है जो एकांकी को उच्च नैतिक आधार प्रदान करता है। इसके चरित्र का एक उदाहरण देख लेते हैं। पन्नाधाय अपने कर्तव्य के लिए सोचती है कि महाराणा का नमक मेरे रक्त में मिला हुआ है, यानी हम उनका रक्त नमक जो है खाए हुए हैं जो हमारे रक्त में मिला हुआ है, इसलिए हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यही सोच करके वह अपने कर्तव्य का पालन जो है करती है। बनवीर का चरित्र कैसा है? बनवीर का चरित्र क्रूर है, स्वार्थी और सत्ता का लोभी है। वह खलनायक के रूप में चित्रित है जो संघर्ष को चरम तक ले जाता है। अगला जो तत्व है एकांकी का वो है मार्मिक संवाद योजना, जिसको संवाद योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस एकांकी की संवाद योजना जो है संक्षिप्त है, मार्मिक है, भावपूर्ण है और गतिशील है। वे न केवल कथा को आगे बढ़ाते हैं बल्कि पात्रों के आंतरिक मनोभावों को भी उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे बनवीर और पन्ना का जो संवाद है। बनवीर प्रश्न करता है, कहता है कि और वह उदय सिंह कहाँ है?
पन्ना उत्तर देती है और कहती है कि सो रहा है अपने झूठे और कलंकित जीवन के बोझ से मुक्त होकर के। यह जो संवाद है यह क्या करता है, हमारे आंतरिक मनोभावों को उजागर जो है कर रहा है। अब अगला जो तत्व है वो है वातावरण, यानी एकांकी जब लिखी जा रही है तो उस समय का वातावरण क्या है। एकांकी में विरोधाभासी वातावरण का प्रयोग किया गया है। बाहर जो है दीपदान का उल्लासपूर्ण उत्सव है और भीतर राजमहल के कक्ष में भयावह षड्यंत्र और मृत्यु का सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। एक तरफ उत्सव का वातावरण है और दूसरी तरफ मृत्यु और सन्नाटा का वातावरण है। तो वातावरण जो है एकांकी का वो विरोधाभासी है, एक दूसरे से विरोध में खड़ा हुआ है। अगला जो तत्व है वो है संघर्ष एवं द्वंद्व। एकांकी में दो मुख्य संघर्ष है, एक तो आंतरिक द्वंद्व है जो व्यक्ति के भीतर घटित होता है और दूसरा बाह्य संघर्ष है। आंतरिक द्वंद्व पहले देख लेते हैं। पन्ना के हृदय में मातृ स्नेह यानी अपने पुत्र को बचाने की इच्छा और राजभक्ति यानी युवराज को बचाने का कर्तव्य के बीच भयानक जो है द्वंद्व दिखाई पड़ता है। बाह्य संघर्ष भी है। पन्ना सत्य और कर्तव्य तथा बनवीर झूठ और स्वार्थ के बीच का जीवन और मृत्यु का जो संघर्ष है यह बाह्य संघर्ष भी एकांकी में दिखाया गया है। अगला जो तत्व है वो है रंगमंचीयता। यहाँ यह कर लीजिएगा, बड़ी की मात्रा दे दीजिएगा। रंगमंचीयता, दीपदान रंगमंच के दृष्टि से अत्यधिक सफल है। यानी रंगमंच के दृष्टि से जो दीपदान एकांकी है वह अधिक सफल रहा है। पात्रों की संख्या इसमें सीमित है, दृश्य भी एकल दृश्य है, इससे इसका जो मंचन है वो बहुत आसान हो जाता है। तीव्र संवाद, भावनात्मक क्लाइमेक्स जो है जब एकांकी चरम स्तर पर पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाती है। एकाग्र कथा वस्तु के कारण यह दर्शकों पर गहरा प्रभाव जो है डालती है, अपना नाटकीय प्रभाव जो है डालती है। यानी हम कह सकते हैं कि रंगमंच के दृष्टि से यह एकांकी जो है सफल है। अंत में निष्कर्ष लिखना है आपको और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि दीपदान एकांकी कला के सभी तत्वों कथा वस्तु की एकाग्रता, सशक्त चरित्र चित्रण, मार्मिक संवाद और मंचन की अनुकूलता पर खरी उतरती है। इसलिए हिंदी एकांकी साहित्य की एक उत्कृष्ट और प्रतिनिधि रचना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।